हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर लास्ट क्लास हम लोगों ने सीखा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, कैसे वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। मैंने आपको एक इक्वेशन सिखाया था, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो आपको बताता है कि कैसे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। और उसी के ऊपर बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 291.4 केल्विन। कैलकुलेटिव है पर वो आपको करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या होता है अपना, देखो इक्वेशन होता है log द बेस 10 P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये था हमारा इक्वेशन जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सारी वैल्यूज आपको दी हुई थी। उसने कहा था कि भाई 373 केल्विन जो है वो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। तो बताओ अगर ये इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 1 atm हो जाता है, होता है। अब वो आपसे आगे कह रहा है कि उसने क्या किया, किसी टेम्परेचर T पर ले गया। तो किसी टेम्परेचर T पर जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो हो चुका है 19 mmHg। तो बताओ वो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। साथ में आपको डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी दिया हुआ है विच इज 40.67 किलो जूल पर। तो आप थोड़ा ध्यान दें इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में वैल्यू रखते टाइम आपको थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखना होगा। P2 P1 यहाँ पर प्रेशर की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम। तो मान लो, देखो इसको मान लेते हैं P2। अब देखो ये दिया हुआ है ATM में, ये दिया हुआ है मिलीमीटर्स में। तो दोनों को आप या तो ATM में रखें या दोनों को मिलीलीटर्स में। तो देखो P2 की वैल्यू तो हो गई 19 अपॉन, बताओ P1 किसके इक्वल होगा, 1 atm यानी 760 होगा। दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, 40.67 इंटू लिखो आप 1000, किलो जूल को बदल लें जूल में, ठीक है। 2.303 R की वैल्यू आपको लेनी है 8.3 इंटू 1 अपॉन T1। तो 1 अपॉन T1 तो हो गया 373 माइनस 1 अपॉन T2 हो गया मान लो कुछ T। तो यहाँ से आप सॉल्व करो तो देखो ये क्या बनेगा, इसको हटाऊं अगर तो T माइनस, ये बनेगा T माइनस 373 अपॉन 373 इंटू T। यहाँ से आप T के लिए सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर 291.4 केल्विन के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था अपना क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिसका यहाँ पर न्यूमेरिकल यूज होता है। चलो जी, अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम एक लिक्विड का, अभी हम ना एक प्योर लिक्विड की बात कर रहे थे, अभी हमने लिक्विड को किसी और के साथ मिक्स नहीं किया है। तो जब हम एक सोल्यूशन के अंदर चलेंगे, भाई सोल्यूशन भी देखो, जैसे मैंने आपसे बताया हम इस चैप्टर में लिक्विड सोल्यूशन से डील करने वाले हैं। तो अगर हम लिक्विड सोल्यूशन से डील कर रहे हैं तो लिक्विड्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उनका वेपर प्रेशर। तो ये तो था कि एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर आपने नाप लिया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डालें, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको सीखना होता है राउल्ट्स लॉ। क्या सीखना होता है, राउल्ट्स लॉ आपको सीखना होता है। तो देखते हैं क्या होता है राउल्ट्स लॉ, क्या वो आपसे कहता है और कैसे हम इसको यूज करके एक सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर हम किसी सोल्यूशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो किसी भी सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और बताओ दूसरा कंपोनेंट क्या होता है आपका, सॉल्वेंट। अगर हम बात कर रहे हैं सोल्यूट की तो देखें हमारे पास यहाँ जो सोल्यूशन है, हम बेसिकली वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हो सकती है, सोल्यूट कैसा हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। वोलेटाइल मतलब जिसकी क्या फॉर्म हो सकती है, वेपर्स, और साथ में ये कैसा हो सकता है, नॉन वोलेटाइल हो सकता है। सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सॉल्वेंट, लेकिन इन जनरल हम सॉल्वेंट को कैसे लेकर चलते हैं, वोलेटाइल, क्योंकि हमारा यहाँ पर मेनली सॉल्वेंट कौन रहेगा, वाटर। अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो देखो एक्वस सॉल्यूशंस के लिए सॉल्वेंट कौन रहेगा, आपका H2O। और H2O तो नेचर में कैसा होता है, वोलेटाइल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सॉल्वेंट वोलेटाइल हो, वो नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, वो अपन देख लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। भाई मेन चीज़ क्या है, अगर आपका सोल्यूट वोलेटाइल है
तो बताओ अगर सोल्यूट वॉलेटाइल है तो ये भी क्या करेगा, इट विल कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेयर एज अगर आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो देन देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सोल्यूट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहली और बेसिक चीज जो आपको समझनी वो इतनी सी है कि एक सॉल्यूशन में सोल्यूट वॉलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है। अगर आपका सोल्यूट वॉलेटाइल है तो ही वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो इसी बेसिस पर राउल्ट्स लॉ बनाया गया और उसी के हिसाब से क्या बनाया गया, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का एक तरीका बनाया गया। तो आप बहुत ही ध्यान से समझें और चीज़ों को देखें। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि भाई देखें, ये एक कंटेनर है, यहाँ पर आपने एक सॉल्यूशन रखा है, इस सॉल्यूशन में सोल्यूट भी होगा प्लस सॉल्वेंट भी होगा। अभी मान लो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल है तो बताओ सोल्यूट की तो वेपर्स बन ही नहीं सकती हैं। यहाँ पर वेपर्स किसकी बन रही होंगी, सिर्फ सॉल्वेंट की। तो यहाँ जितनी भी वेपर्स होंगी सॉल्वेंट की वेपर्स होंगी, सोल्यूट की वेपर्स नहीं होंगी। तो जितना भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से क्रिएट होगा, सॉल्वेंट की वजह से। ऐसे ही अगर सोल्यूट वॉलेटाइल हुआ तो यहाँ पर सॉल्यूशन के ऊपर क्या सोलू हो रहा है, सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्वेंट की वेपर्स के साथ साथ बताओ और किसकी वेपर्स होंगी, सोल्यूट की वेपर्स भी होंगी। तो इसी के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे और दो केसेस बनाकर डिस्कस किया करेंगे। हाल फिलहाल तो हम सिंपल राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, हिंदी में समझें। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो एक वॉलेटाइल कंपोनेंट की वजह से, तो एक वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो खुद का पार्शियल प्रेशर होता है, जैसे मान लो ये व्हाइट वाली सॉल्वेंट की वेपर्स हैं, ये येलो वाली किसकी वेपर्स हैं, सोल्यूट की वेपर्स हैं, है ना। अभी मान लेते हैं दोनों वॉलेटाइल हैं। तो अगर आप सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो कि भाई इस पूरे में से सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के, लेकिन कहाँ पर, सॉल्यूशन में। गहराई को समझें, कंसेप्ट को समझें। आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हो वेपर का हवा में, लेकिन आप मोल फ्रैक्शन किसकी काउंट कर रहे हो, पानी के अंदर वाले की। दिख रहा है देखो साफ साफ, यहां पर सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा उसकी वेपर बनने के चांसेस भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा, और इसी हिसाब से उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम राउल्ट्स लॉ की एक बिल्कुल जनरलाइज्ड फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। राउल्ट्स लॉ सिंपल सा ये कहता है कि द वेपर प्रेशर, या अदर आप लिखें द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर of a volatile component over a solution, तो एक सॉल्यूशन के ऊपर किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा is directly proportional to what, to the very important mole fraction of that component in the solution. In the solution is very very important. आप जब भी राउल्ट्स लॉ लगा रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन किसके अंदर काउंट करोगे, सॉल्यूशन के अंदर काउंट करोगे। वेपर फेज की काउंट नहीं करोगे, वेपर फेज की तो अपन आगे सीखेंगे। अभी तो हम सॉल्यूशन के अंदर की मोल फ्रैक्शन क्या कर रहे होंगे, काउंट करोगे। यानी अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कि भैया वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो भी है P, that will be directly proportional to its mole fraction in solution, जिसको हम x से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो देखो P इज इक्वल्स टू बनता है P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन।
अब आप ये चीज समझने की कोशिश करें, ये चीज क्या है, यहां पर P तो क्या है, P तो है उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन, X आपको दिख गई है मोल फ्रैक्शन। यहां पर P नॉट क्या होता है, P नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर कंपोनेंट। वही सब्सटेंस जब खुद अकेला होता, भाई अभी तो वो किसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। जब वो खुद अकेला होगा, प्योर होगा, जैसे मैं आपसे बोलूं पानी के अंदर आपने मान लो मीथेनॉल डाल दिया, ठीक है। अभी पानी और मीथेनॉल तो क्या हो गए, सॉल्यूशन। तो अगर उस सॉल्यूशन के ऊपर आपको सिर्फ पानी का वेपर प्रेशर बताना है तो वो होगा PH2O इज इक्वल्स टू P नॉट H2O इंटू पानी का उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के बराबर। लेकिन P नॉट क्या होगा, P नॉट क्या होगा जब आप उतना ही सिर्फ क्या लेते, प्योर वाटर लेते, तो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, P नॉट। तो ये जो होता है P नॉट, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, सिंस आपने एक मैथमेटिकल रिलेशन बना लिया है तो आपको एक ग्राफ बहुत अच्छे से रीड करना आना चाहिए। ये ग्राफ होगा बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो आप देखें वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, ठीक। और तो ये ग्राफ मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। और यहां पर ये ग्राफ कहां तक जाएगा, P नॉट तक। यानी ये जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस को दिखा रहा। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन के अंदर एक वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस सॉल्यूशन के ऊपर वाली वेपर में उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बस यही होता है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब इसको यूज करते करते आपको और चीजें समझने लग जाओगे, बट बेसिक जो है फॉर्म वो इतना सा है। ध्यान रखना, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर आप चाहो तो लिख देना यहीं पर, ये लिखवा ही दिया मैंने आपको, ये रहा, लिखने की जरूरत नहीं है, कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, वोलेटाइल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा। चलिए, ये हुई बेसिक फॉर्म। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमने एक लिक्विड के लिए राउल्ट्स लॉ डिफाइन कर लिया, अब इसको हम एक सॉल्यूशन के ऊपर प्रॉपरली अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है ही है, सोल्यूट भी कैसा हो, वोलेटाइल हो। पहला केस हम ये करेंगे। दूसरा केस हम करेंगे जहां पर सॉल्वेंट कैसा हो, वोलेटाइल, लेकिन सोल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो वो अपने इसका सेकंड पार्ट होगा। अभी आप लोग ये कॉपी करें ताकि हम फर्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं और ये पता करते हैं कि कैसे हम उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे जिसके दोनों कंपोनेंट्स कैसे होंगे, वोलेटाइल होंगे। तो देखें अपना पहला केस, कैलकुलेशन में छोड़ा सिंपल डालें, वेपर प्रेशर of an ideal binary solution, हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है, containing two volatile liquids। ठीक है, तो अपने पास दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं और उनका हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, वैसे तो बाइनरी आपको देखा दो कंपोनेंट होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो बाइनरी का मीनिंग है कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में आप सुन लें ताकि आप आगे चले कभी कंफ्यूज ना हो। बाइनरी सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। तो दो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड से अगर आप कोई सोल्यूशन बनाओ तो ऐसे सोल्यूशन को हम कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अभी आप देखो अपने पास जो यहाँ पे सोल्यूशन बन रहा है, और एक चीज ध्यान रखना, आइडियल सोल्यूशन लिया है मैंने। अभी अपन आइडियल को वैसे आगे चलकर डिफाइन करेंगे, बट जो आइडियल सोल्यूशन होता है उनका बेसिक ये होता है कि एक तो अगर आप दो सोल्यूशंस को मिक्स करो और आइडियल सोल्यूशन बन रहा है, जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होता है। मैंने 20 ml लिया लिक्विड ए, 20 ml लिया लिक्विड बी और दोनों को मिक्स कर दिया, तो फाइनल सोल्यूशन कितना होना चाहिए, 40 ml। और दूसरा अभी हम आगे चल के डिफाइन करेंगे,
तो अभी आप ध्यान रखना, खैर ध्यान क्या रखना, आपको पता ही नहीं है कि आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखने वाली कोई बात भी नहीं है, ठीक है। हेडिंग है, आगे आप सीख जाओगे अपने आप। तो अभी आप देखें, मेरे पास ये कंटेनर है, समझने की कोशिश करें। तो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक सॉल्यूशन बना रखा है और इस सॉल्यूशन के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो दोनों के दोनों ही कैसे हैं, वॉलेटाइल हैं, ठीक है। तो इस कंटेनर को यहाँ से ऐसा कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं हम, और ऐसा बना लेते हैं मान लो कंटेनर को। तो बताओ यहाँ पर जो वेपर्स होंगी, उन वेपर्स में इसमें दो चीज़ें हैं, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। मान लो लिक्विड ए है सॉल्यूट और लिक्विड बी क्या है, आपका सॉल्वेंट है। तो बताओ यहाँ पर जो वेपर्स होंगी, उनकी वेपर्स में कौन कौन होगा, सिर्फ ए की वेपर्स होंगी या सिर्फ बी की वेपर्स होंगी या दोनों की होंगी? क्यों होंगी दोनों की? क्योंकि दोनों की दोनों कैसे है, यहाँ पर वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर जो वेपर बनेगी, मान लो व्हाइट वाली वेपर्स हैं ए की और येलो वाली वेपर्स किसकी हैं, बी की। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ए और बी दोनों की क्या होंगी, वेपर्स प्रेजेंट होगी। और अगर आप सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहते हो तो दोनों के वेपर प्रेशर का आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। एक और चीज, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये भी है कि दोनों लिक्विड्स आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या नहीं करने चाहिए, रिएक्ट भी नहीं करने चाहिए। तो अब आप देखो, मान लो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ बी को लिखता हूँ मैं पीबी और वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है वो है पी। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहूँ, जिसको हम पी या फिर पी टोटल लिख सकते हैं, तो बताओ वो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस बताओ किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ये तो कहता है कि एक गैसियस मिक्सचर में जितनी भी गैसेस हैं उन सबके प्रेशर को आप ऐड कर दो तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो पहले चीज तो समझे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर जो दोनों लिक्विड्स की वेपर्स बन रही हैं उनके वेपर प्रेशर का क्या है, सम। अब आप क्या करें, राउल्ट्स लॉ को यूज करें। किसको यूज करें, राउल्ट्स लॉ को। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अभी अभी आपने सीखा कि राउल्ट्स लॉ ने हमें सिखाया कि किसी भी सॉल्यूशन के जो वॉलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स। वहां पर x क्या होता है, उस कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन। तो देखो, अगर मैं राउल्ट्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर ऑफ A कैलकुलेट करना चाहूं PA, तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी, P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। बोल क्या सही है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ B कैलकुलेट करना चाहूँ PB, तो बताओ PB की वैल्यू कितनी होगी, P नॉट B इंटू XB होगी, होगा। तो देखो ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ A, ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ B। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। और बताओ P की वैल्यू किसके इक्वल होगी, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। ये बन गया राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। और अब इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। बोला बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये तो हुआ कि हम कैसे यहाँ पर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। अभी हम यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन को समझ लिया हम लोगों ने कि हमने क्या किया। अब इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक। एक तो इसके ऊपर नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपको भी करवाऊंगा, थोड़ा मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट से और इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो ध्यान दें, अगर ये सोल्यूशन के दो ही कॉम्पोनेंट्स हैं, स्वाहा, अगर इस सोल्यूशन के दो ही कॉम्पोनेंट्स हैं, तो देखो ये आप लोगों ने सीखा हुआ है कि एक मिक्सचर के जितने भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनकी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। दूसरा आपको ऐसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देखो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करेगा। अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर ए की वजह से क्या होगा, ज़्यादा। बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो बी की वजह से भी क्या हो सकता है, ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये ग्राफ्स आपको रीड करने आने चाहिए। देखो तो ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले तो आप देखो चेंजेस क्या करते हैं अपन। तो आप यहाँ पर आए
मैं क्या कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, जैसा कि आप जानते हो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, तो मैं क्या करता हूँ एक्स बी की जगह लिखता हूँ 1 माइनस एक्स ए। तो बताओ P इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू, बताओ हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। तो अब इसको अरेंज करो, देखो P नॉट भी आगे आ जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, P नॉट B प्लस एक्स ए तो आ जाएगा कॉमन, इक्वेशन क्या बनेगा P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू एक्स ए। समझ में आ रहा है? या फिर आप चाहो तो इसे सिर्फ P नॉट B की टर्म्स में भी ला सकते हो। कैसे? इसी इक्वेशन में आप एक्स ए को कितना लिख दो 1 माइनस एक्स बी। जैसे आप लिखोगे, बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P कितना बनेगा, ये बनेगा P नॉट A इंटू एक्स ए की जगह लिखोगे 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। देखो ब्रैकेट ओपन करो, बताओ P इज इक्वल्स टू क्या बना, P नॉट A प्लस ये क्या बन जाएगा P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू एक्स बी। तो आप कहने का मतलब ये कि आप इस इक्वेशन को पूरा पूरा या तो एक्स ए की फॉर्म में ला सकते हो या फिर पूरा पूरा क्या ला सकते हो, बी की फॉर्म में ला सकते हो। और अब हम इनसे एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जो आपको रीड करना आना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अभी ग्राफ बनाना भी सिखा रहा हूँ, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें भी सिखाऊँ। खैर ग्राफ हम एक साथ ही प्लॉट कर लेंगे, तो आप देखें ध्यान से, यहाँ पर हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं, अब कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो पहले ग्राफ्स की एक्सेस डिफाइन करते हैं। इधर हम लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ, सिर्फ वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। इधर भी वही सेम चीज़, दोनों साइड एक ही चीज़ को काउंट कर रही है, वेपर प्रेशर। तो एक ग्राफ है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको याद होगा, मैंने अभी भी थोड़ी देर याद किया होगा, थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैंने आपको बताया था राउल्ट्स लॉ के लिए। तो अगर मैं राउल्ट्स लॉ लगाऊं फॉर ए, तो बताओ वेपर प्रेशर ऑफ ए को मैं कितना लिख सकता हूँ, P नॉट A इंटू एक्स ए, ठीक है। तो अगर मैं P नॉट A सॉरी P A और एक्स ए में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सेम ऐसा ही ग्राफ किस में बनेगा, P B और P नॉट एक्स बी के अंदर। तो सेम चीज़ अपन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ डिफाइन करते हैं। देखो ये क्या था, ये तो प्योर लिक्विड है, मतलब सिर्फ ए के लिए है। अभी इस सोल्यूशन में जब हम मोल फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो देखो इधर हम लेकर चल रहे हैं एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू है 1 और एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सोल्यूशन में अभी सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है, ए। तो ये पॉइंट प्योर ए को डिनोट कर रहा है। और बताओ प्योर ए की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, P नॉट ए, ठीक। तो यहाँ पर कहीं पर जो प्रेशर होगा, बताओ वो कितना होगा, या ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, यहाँ P नॉट ए होगा। बोले क्या आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ही इस पॉइंट को मार्क करते हो, तो ये पॉइंट पर एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। तो इस पॉइंट पर एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी 0 और बताओ एक्स बी कितना हो जाएगा, 1। तो अब बताओ ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट डिनोट कर रहा है प्योर बी को। क्या है, सही है? तो प्योर ए प्योर बी। बताओ जब सिर्फ प्योर बी होगा तो जो वेपर प्रेशर होगा वो भी किसकी वजह से होगा, बी की वजह से। तो मान लो ये है वेपर प्रेशर बी की वजह से। तो यहां से आपको दिख रहा है कि P नॉट ए की वैल्यू P नॉट बी से ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि P नॉट बी ही ज्यादा हो, कभी कभी क्या हो सकता है, P नॉट ए भी हो सकता है। तभी हमने मान लिया है कि P नॉट बी P नॉट ए से ज्यादा है। बताओ अगर P नॉट बी P नॉट ए से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका B है that is more volatile than A। तो इस लाइन का मतलब समझें, अगर किसी लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी दूसरे लिक्विड से ज़्यादा है, इसका मतलब उन कंडीशंस पर वो जो आपका लिक्विड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा वोलेटाइल होगा। खैर ये ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले PA और PB के अलग अलग ग्राफ बना रहा हूँ, फिर उनको कंबाइन करूँगा, है ना। तो आप बताओ अगर मैं PA के लिए लिखूँ राउल्ट्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, आज तो बहुत स्वाहा हो रहा है, तो बताओ राउल्ट्स लॉ के हिसाब से PA किसके इक्वल होगा, P नॉट ए इंटू एक्स ए।
तो देखें आप ग्राफ रीड करें, आप x से 0 से लेकर 1 तक जाओगे तो ये रहा x से 0, ये रहा 1, मतलब आप इस लाइन को कनेक्ट करें, ये समझ रहे हैं? तो 0 से P0 है, x से 0 था तो 0, x से 1 है तो P0 है। तो ये ग्राफ किसका है? PA, यानी ये वेपर प्रेशर ऑफ A को दिखा रहा है। सेम इसी तरह अगर आप बनाएं B के लिए, तो देखो यहाँ XB कितना है? 0, यहाँ XB कितना है? 1, तो XB के लिए ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा? आज लाइन शुरू सीधी हो गई। तो बताओ ये ग्राफ किसका बनेगा? B का। तो देखो PB इज इक्वल्स टू, ये फॉलो कर रहा है P0B इंटू XB को, और यहाँ पर PA, ये PA किसको फॉलो कर रहा है? P0A इंटू XA को। तो बेसिकली व्हाइट वाली लाइन वेपर प्रेशर ऑफ A को दिखा रही है, रेड वाली लाइन किसको दिखा रही है? वेपर प्रेशर ऑफ B को दिखा रही है। लेकिन भैया मुझे तो निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो जैसे मैंने ये दो इक्वेशंस बनाए, आपकी जो मर्जी हो उसको यूज करो, मैं इसको यूज करके बना रहा हूं ग्राफ। तो अगर मैं वेपर, इसको नहीं इसको बनाते हैं, अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ B में ग्राफ बनाऊं, तो देखो ग्राफ किस नेचर को फॉलो कर रहा है? y इज इक्वल्स टू C प्लस mx कर रहा है। इसकी स्लोप डिपेंड कर रही है किसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर P0B P0A से ज्यादा है तो स्लोप कैसी आएगी? पॉजिटिव। अगर ये इससे कम हुआ तो स्लोप कैसी आएगी? नेगेटिव। बताओ हमने अभी क्या माना है कि P0B P0A से बड़ा है, मतलब ये ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा? ये ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? P0A, और पॉजिटिव स्लोप जो कि किसके बराबर होगी? P0B माइनस P0A। तो देखो ये रहा इंटरसेप्ट P0A। जब XB की वैल्यू 0 है तो देखो प्रेशर P0A के बराबर है। जब XB की वैल्यू 1 होगी तो प्रेशर P0B के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब इतना है कि जब आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो ये जो येलो वाली लाइन है ये बेसिकली किसको डिनोट कर रही है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। मतलब यहां से P की वैल्यू किसके इक्वल होगी? P0A XA प्लस P0B XB। बोलो क्या हम ये कर सकते हैं? समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से ये तीनों ग्राफ आपको रीड करने आने चाहिए। ये मोल फ्रैक्शन है, ये सिर्फ A के वेपर प्रेशर का ग्राफ है, ये सिर्फ B के वेपर प्रेशर का ग्राफ है, और ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ है। इसको ऐसे ना समझें कि हमने इन दोनों ग्राफ्स को ऐड करके ग्राफ बनाया है। ग्राफ्स थोड़े ना ऐड होते हैं, क्या ऐड होती हैं? वैल्यूज। तो देखो कैसे रीड करेंगे। मान लो किसी पॉइंट पर, जैसे मान लो यहां पर हूं मैं, ठीक है, मैं आपको वैल्यूज देता हूं। वैल्यूज क्या है कि मान लो A का वेपर प्रेशर है 200 mm, मान लो प्योर B का वेपर प्रेशर है 300 mm। तो देखो P0B की वैल्यू P0A से ज्यादा है, ठीक है। अब मान लो ये कॉम्पोजिशन है। ये कॉम्पोजिशन का मतलब क्या? यहां पर A का मोल फ्रैक्शन और B का मोल फ्रैक्शन आपको पता होगा। तो आप मुझे खुद बताओ यहां किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा? A का। भाई A अभी 1 हुआ है ना, तो यहां पर हो सकता है XA की वैल्यू कितनी हो? 0.8। बताओ अगर XA यहाँ 0.8 है तो XB कितना होगा? 0.2 होगा। सही है। तो अब आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर लो। जैसे आप इसको डायरेक्ट यूज करोगे इस कॉम्पोजिशन के साथ, तो बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? तो देखो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? P0A दैट इज 200 इंटू A का मोल फ्रैक्शन 0.8 प्लस P0B दैट इज 300 इंटू 0.2। तो 160 प्लस 60 कितना आ गया? 220। सही है। अब आप चाहो तो इनको अलग अलग निकाल सकते हो। अलग अलग कैसे? भाई यहां से निकाल लो। ये पॉइंट क्या दिखाएगा आपको? देखो ये किसका ग्राफ है? PB का। तो इस कॉम्पोजिशन पे ये मिलेगा आपको प्रेशर ऑफ B। कितना मिलेगा? रोल्स लगाओ, P0B इंटू XP, तो 300 इंटू 0.2। बताओ ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी आ गई? 60। समझ रहे हो? फिर सेम कॉम्पोजिशन पे आप निकालो क्या? A का प्रेशर। तो इसको लाइन को और आगे बढ़ाओ, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो यूं की यूं। इसको कहां कट कर रही है? यहां पर। तो बताओ ये पॉइंट किसको दिखा रहा होगा? वेपर प्रेशर ऑफ A को। तो वेपर प्रेशर ऑफ निकालो, 200 इंटू 0.8। बताओ ये वैल्यू कितनी होगी? कौन सी वैल्यू? ये पूरी वैल्यू।
ठीक है। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर दो, तो 60 प्लस है ना, बहुत ध्यान से देखना, ये और ये ऐड कर रहा हूं मैं एक्चुअली, इतना पार्ट और इतना पार्ट, ठीक। तो ये 60, ये 160, बताओ 60 और 160 कितना आता है, 220। तो ये जहां इसको कट कर रहा है इस पॉइंट पर, बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, 220 आएगी। तो बेसिकली ये क्या है, PB, ये यहां तक पूरा का पूरा क्या है, PA, और ये पूरा जो लाइन होगा वो PA प्लस PB के बराबर होगा, ठीक है। तो कभी कभी आपको ये ग्राफ रीड करने पड़ सकते हैं, तो आपको ये चीज भी कनेक्ट करनी आनी चाहिए कि भैया PB प्लस PA का सम किसके होगा, P सोल्यूशन के इक्वल होगा। खेलना तो खैर आपको वैल्यूज से ही पड़ेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप वैल्यूज से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये ग्राफ भी आपको ठीक से रीड करना आना चाहिए। प्लॉट करें, इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इन पे पूछे जा सकते हैं, फिर हम इसके अगले पार्ट के ऊपर मूव करेंगे। हो गया, कंफ्यूजन है ना कोई, अभी दूर हो जाएगा, क्वेश्चंस करना शुरू करें। लिखे देखिए पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लिखना पड़ेगा आपको। तो देखो आपके पास दो लिक्विड्स हैं A एंड B, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूं, टू लिक्विड्स A एंड B फॉर्म एन आइडल सॉल्यूशन, ठीक, एट 300 केल्विन। ऐसे दिया हुआ है टेम्परेचर, चिंता ना करें। और कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग प्योर A, सॉरी कंटेनिंग प्योर A नहीं है, कंटेनिंग 1 मोल A एंड 3 मोल B is 500 millimeters of Hg। पहला पार्ट। आगे कह रहा है कि at the same temperature, if 1 mole B is further added, then, तो उस केस में क्या होता है, द प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mm Hg। ठीक है, what you have to do is you have to calculate P नॉट A and P नॉट B। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ट्राई करें, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। हो गया, आसान सा क्वेश्चन था ना। देखो P नॉट A की वैल्यू आपके पास आ रही है 350 और P नॉट B की वैल्यू आ रही है 550। तो देखिए दो इक्वेशन बनाने रॉल्स लॉ को फॉलो करते हुए, क्या बोल रहा है, पहले 1 मोल A है और 3 मोल B है, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर दिया हुआ है 500। तो बताओ 500 इक्वल टू क्या बनेगा, P नॉट A इंटू XA क्या हो जाएगा 1/4, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, प्लस क्या बनेगा P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन बाई B। ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक। फिर क्या कह रहा है दोबारा कि अब अगर आपने B और ऐड कर दिया तो प्रेशर 10 mm से इंक्रीज हो गया 510। तो बताओ अब क्या हो चुका होगा, मोल फ्रैक्शंस बदल चुके होंगे। तो पहले 1/4 था, बताओ अब कितना हो चुका होगा 1/5, क्योंकि 1 मोल B एक्स्ट्रा ऐड करने पर 4 मोल हो गए B के और 1 मोल हो गया A का, प्लस P नॉट B इंटू, बताओ ये कितना हो जाएगा 3/5, सॉरी 4/5। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, आगे तो आप समझदार हैं, आसानी से सॉल्व करके आप P नॉट A और P नॉट B की वैल्यूज निकाल सकते हो। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ग्राफ में कंफ्यूजन है, तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन ग्राफ पर ही कर लें, सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं अभी ऑन द स्पॉट। हो सकता है क्वेश्चन के डेटा में ऊपर नीचे हो जाए, इतिहास गवाह है, जब भी मैंने क्लास में ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाया है उसके डेटा में गड़बड़ ज़रूर होती है, ठीक है।
तो आप फिर भी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि डेटा में गड़बड़ ना हो। चलिए, तो हम यहां पर लेकर चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। आपको यहां पर कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स ए प्लस बी। ठीक है, उनके लिए ग्राफ बनाकर आपको दिया गया है। ठीक, चलो कुछ पॉइंट्स मैं आपको मार्क करके दे दूं। ये वैल्यू है मान लो कुछ 50 mm। ठीक, और उसके अलावा आपको मैं देता हूं ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 150 mm पे। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको दी हुई है। उसके अलावा आपको कुछ और वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। वैल्यूज़ आर लाइक दिस। जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है वो आपको दिया हुआ है कुछ मान लो 160 mm, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी जो है वो आपको दिया हुआ है कुछ 200 mm। What you have to do is you have to determine the composition of liquid. At this condition। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करना है कि इस लिक्विड में ए कितना होगा और बी कितना होगा। तो अभी ग्राफ कर लो, आपको सारा कंफ्यूजन क्या होगा अपने आप दूर हो जाएगा। ट्राई करें। एक सेकेंड, आप इसको 220 कर लो ऐसा। ठीक है ना, तो वरना एरर आ जाएगी जो मैं कह रहा था, वापस इतिहास दोहरा जाएगा। अब आप इसे ट्राई करें। तो देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो ग्राफ था उसका यूज है, बताओ ये लेंथ कितनी दे दी है 50, मतलब ये बेसिकली क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ ए, है ना। आप तो ग्राफ से भूल जाओ, डायरेक्ट बात करो। मान लो ये ए का ग्राफ है, पी ए का ग्राफ, सॉरी पी बी का ग्राफ, और ये ग्राफ किसका है, ए का। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नॉट ए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नॉट बी। दिख भी रहा है पी नॉट बी, पी नॉट ए से ज़्यादा है। तो आप देखो ये जो छोटी वाली वैल्यू है 50 में, ये तो है वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये जो बड़ी वाली वैल्यू है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ए को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। कितना हो गया बताओ, 200 mm। तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो चुका है 200 mm, तो बताओ राउल्ट्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए, तो 160 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी 220 इंटू एक्स बी को क्या लिख दो, 1 माइनस एक्स ए। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व करें तो 200 इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, 220 माइनस 220 में से 60 गया, 160 कितना बचेगा, 60 एक्स ए। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 60 एक्स ए की वैल्यू आ गई 20। तो बताओ एक्स ए किसके इक्वल होगा, 1/3। और अगर एक्स ए 1/3 के इक्वल होगा तो ये पक्का है कि एक्स बी किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल होगा। कर सकते हैं। तो बस ये था आपका एक ग्राफ जो मैंने आपको सिखाया, उसमें कंफ्यूज होने की कहीं ज़रूरत है ही नहीं। आप तो ग्राफ से पी ए निकालो, आप पी बी निकालो, और आप जानते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। इसी बात पे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, आए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसका, नहीं कॉम्पोजिशन बदलेगा तो बदल तो रहा है वेपर प्रेशर यार, इस लाइन के अलोंग।
इस लाइन के अलोंग हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, कॉम्पोजिशन भी बदल रहा है और उसके साथ साथ वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, चेंज। वेपर प्रेशर फिक्स नहीं होगा, एक प्योर लिक्विड का फिक्स होता है एक टेम्परेचर पे, पर कॉम्पोजिशन बदल रहा है ना, तो ए और बी के अमाउंट चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर चेंज होगा ही होगा। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखें, सिंपल है क्वेश्चन, कोई बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं है, बट इस टाइप में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन इज सिंपल, छोटी फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है P, तो उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इट इज 6 + 1.5 × XB। तो इसके दो कंपोनेंट्स है A और B। ठीक है, आपको ये बताना है कि बताओ इस लिक्विड में वेपर प्रेशर ऑफ A कितना होगा एट द सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर पर आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए बताना है ना, सिर्फ ए बोला है मतलब आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे बताओ, आप ऐसे ही बता दो। 6, वेरी गुड, गलत है। चलो फिर तो आप ट्राई कर ही लो इसको, देखते हैं इसका आंसर सही निकालते हो या गलत। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर आपका 6 ही आएगा। मेरा मैनिपुलेशन गलत हो गया था। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, देखो पूरे इक्वेशन को इसने XB के टर्म में लिख दिया है। तो हमने राउल्ट्स लॉ अप्लाई करना सीखा है। बताओ राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, P0A XA + P0B × XB। तो कई बार आपको ऐसा इक्वेशन बना के दे देगा सिंगल कंपोनेंट की फॉर्म में, तो आप भी यही काम करो, आप इसको पूरा XB की फॉर्म में ले आओ। तो इसकी जगह लिखो 1 - XB। जैसे लिखोगे देखो P0A × 1 तो बन जाएगा P0A प्लस P0B माइनस P0A और साथ में क्या बनेगा, XA बनेगा। बस इसके इक्वेशन को और अपने इक्वेशन को कंपेयर कर लो। तो देखो यहां से कंपेयर करोगे तो P0A की वैल्यू तो कितनी आ गई, 6, और बताओ P0B माइनस P0A की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। तो अगर आप यहाँ से P0B कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो कितना आ जाएगा, 7.5। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनेंगे राउल्ट्स लॉ के ऊपर। तो पहली चीज़, किस तरह से हम राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अब इस पे और भी कई टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन सब में ही होता है, कभी सॉल्यूट के मोल्स ऐड कर देगा, कभी रिमूव कर देगा। तब आप वो क्वेश्चन आप DPP में करोगे, हम उनको डिस्कस करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो उसकी दूर होती चलेंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके एक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये क्वेश्चंस भी आपको परेशान कर सकते हैं, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट। ये कई लोगों को समझ में भी नहीं आते। तो हेडिंग डालें पॉइंट बना के, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शंस इन सॉल्यूशन फेज एंड वेपर फेज। तो देखो वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज, इन दोनों की मोल फ्रैक्शंस को आपको रिलेट करना है। बहुत ध्यान से समझें टॉपिक को, आपको एक बार समझ में आ ही जाएगा, कभी गलती नहीं करोगे आप। वैसे भी मैं जो चीज़ सिखाऊंगा उससे तो आप वैसे भी गलती करने वाले हो ही नहीं, बट फिर भी सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक लिक्विड भर दिया है, ठीक, और इस लिक्विड के ऊपर क्या है, वेपर्स इकट्ठा हो गई है। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो दो कंपोनेंट्स हैं दोनों ही वॉलेटाइल हैं। तो यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, ये भी वॉलेटाइल है और ये भी वॉलेटाइल है। ठीक है, चलिए बताओ यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगी उसमें किस किस की वेपर्स होंगी, A और B दोनों की होंगी। ठीक, तो देखो इन वेपर्स के अंदर क्या होगा, चलो बनी हुई तो है वेपर्स, A भी होगा और B भी होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हम दो टर्म्स डिफाइन करते हैं, एक तो होता है XA और एक XB। बताओ XA क्या होता है, XA होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन वाले पार्ट में A का जो मोल फ्रैक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, XA। सिमिलरली बताओ XB क्या होगा, XB क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन।
क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों है, तो ए और बी तो वेपर्स में भी हैं, तो इसका मतलब ए का मोल फ्रैक्शन हम वेपर फेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं वाई ए। क्या बोलते हैं? वाई ए। अपने स्टैंडर्ड नोटेशन से इनको एज इट इज ध्यान रखें। वाई ए लिखा हुआ है मतलब वो वेपर फेज की बात कर रहा है, एक्स ए लिखा हुआ है मतलब वो कौन से फेज की बात कर रहा है? सॉल्यूशन फेज की बात कर रहा है। तो वाई ए क्या हो जाएगा? वाई ए हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर्स या फिर वेपर फेज, जो आप बोलना चाहें। सिमिलरली बताओ वाई बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर्स या फिर वेपर फेज। बोलो समझ में आ रहा है? अब मुझे इन दोनों को रिलेट करना होता है, तो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं इसको रिलेट करने में। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। पता है बहुत आसान क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपने रॉल्स लॉ तो पढ़ ही लिया। आपको डाल्टन्स लॉ याद है? डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि भाई किसी भी मिक्सचर में एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस सॉल्यूशन उसके टोटल प्रेशर, मतलब उस मिक्सचर के टोटल प्रेशर इनटू उस गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये होता है डाल्टन्स लॉ कि किसी भी मिक्सचर में गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम निकालते हैं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्या निकालते हैं? वेपर प्रेशर किससे? राउल्ट्स लॉ से। किससे निकालेंगे बताओ? राउल्ट्स लॉ से। तो अगर आप इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहें, जिसे मैं पी टोटल भी बोल सकता हूं, बताओ उसकी वैल्यू कितनी आएगी? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पढ़ा था ना पढ़ने में भी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना? चलो अब आपको क्या करना है, अगर आपको एक ही सॉल्यूशन फेज की मोल फ्रैक्शन को एक ही वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन से रिलेट करना है, तो अब मेरी बात का ध्यान दें, राउल्ट और डाल्टन को क्या कर दें? इक्वल। क्या कर देंगे? इक्वल। क्यों कर देंगे इक्वल? आप मुझे बताओ। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसने निकाला? राउल्ट ने। यहां से डाल्टन अपना वेपर प्रेशर निकालेगा, डाल्टन के हिसाब से जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी के इक्वल, यानी पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए और बी के सम के बराबर होगा। अब एक बताओ, एक चीज को मान लो ये चौक है, इस चौक की लेंथ को मैं मेजर करूं और आप मेजर करो, अलग अलग आएगी? नहीं आएगी ना? क्या आएगी? सेम आएगी। क्यों आएगी? चीज तो एक ही है। आप मेजर कर लो, मैं आप क्या 4 आंखों से मेजर करोगे? 2 से ही करोगे ना? करोगे तो उतना ही ना। और चश्मा लगा हुआ तो 4 आंख हो सकती है ना? वरना लेंथ तो सेम ही आएगी ना। तो फंडा क्या है, चाहे राउल्ट मेजर करे चाहे डाल्टन मेजर करे, बताओ वेपर प्रेशर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। बस इसी बात का फायदा उठाकर हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड फेज और वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन को रिलेट कर सकते हैं। तो मान लो जैसे हम ए के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा, मेरी इस बात को ध्यान रखना, जिसके लिए रिलेट करना है उसके लिए राउल्ट और डाल्टन को क्या कर दो? इक्वल। ऐसे लिखना, R इज इक्वल्स टू डी। क्या लिखोगे? R इज इक्वल्स टू डी। R बताओ ए के लिए राउल्ट्स लॉ लगाओ। तो अगर आप राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला बनता है P नॉट ए इंटू एक्स ए। क्या ये सही है? अगर आप डाल्टन्स लॉ से वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना चाहो तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बताओ वेपर, डाल्टन्स लॉ तो वेपर फेज में लगेगा ना, तो वेपर फेज में क्या बन जाएगा? P टोटल इंटू वाई है। बताओ क्या आप यहां से वाई ए की वैल्यू को P नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल लिख सकते हो? तो बताओ वाई ए किसके इक्वल आ गया? P नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन, बताओ पी टोटल किसके इक्वल होता है? P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। फिर से कह रहा हूं, बॉक्स भी नहीं बना रहा हूं, फॉर्मूले ना रटें, फॉर्मूले ना रटें। बस आपको अगर लिक्विड फेज को और वेपर फेज को रिलेट करना है तो राउल्ट को किसके इक्वल करना होगा? डाल्टन के इक्वल करना होगा। सेम इसी तरह से अगर मैं बात करूं बी के लिए, बी, तो बताओ बी के लिए भी क्या करना है? वही राउल्ट इक्वल टू डाल्टन करना है। तो अगर मैं बी का वेपर प्रेशर निकालूं राउल्ट्स लॉ से, तो बताओ बी का वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से क्या बनेगा? P नॉट बी इंटू एक्स बी बनेगा। और बताओ यही प्रेशर डाल्टन्स लॉ से कितना बनेगा? P टोटल इंटू वाई बी।
यहाँ से फिर से आप किसके लिए निकाल लो, वाई बी की। तो बताओ वाई बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल। फिर से आप पी टोटल की वैल्यू यहाँ लिख सकते हो और पूरी वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस साथ में क्या बनेगा बताओ, पी नॉट बी एक्स बी बनेगा। तो बहुत आसान है दोनों को रिलेट करना। कभी भी अगर किसी कंपोनेंट की लिक्विड फेज और वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन को आपको रिलेट करना है तो दोनों के लिए राउल्ट और डाल्टन को क्या कर दोगे, आप बराबर कर दोगे। कॉपी करें। तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है, राउल्ट इक्वल टू क्या करना होता है, डाल्टन, ठीक। लिखें क्वेश्चन इज कि आपको दो लिक्विड्स दिए, मैं ना छोटी फॉर्म में लिख रहा हूँ क्वेश्चन। दो लिक्विड्स के लिए पी नॉट ए और पी नॉट बी का रेशियो आपको दिया हुआ है 1:3, ठीक, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, आगे कह रहा है कि assuming ideal behavior, the mole fraction, the ratio of mole fraction of A and B in vapor phase is 4:3. What you have to do is then the mole fraction of B in the solution will be। आपको सॉल्यूशन के अंदर B का मोल फ्रैक्शन बताना है। मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूं, चलो। ऑप्शन ए इज 1/5, ऑप्शन बी इज 2/3, ऑप्शन सी इज 4/5 एंड ऑप्शन डी इज 1/4। चलिए ट्राई मारे, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो, तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ए और बी की वेपर फेज को रिलेट करना है। तो आप देखो, पहले आप ए के लिए बात कर लो। ए के लिए हम राउल्ट इक्वल टू अगर डाल्टन करें तो राउल्ट क्या कहता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल्स टू डाल्टन क्या कहता है, वाई ए इंटू पी टोटल। तो यहाँ से आप निकाल लो वाई ए की वैल्यू। बताओ वाई ए किसके इक्वल बनेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल। सेम इसी तरह जब आप बी के लिए लिखोगे तो बताओ वाई बी कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल बनेगा। दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करते हो बताओ वाई ए अपॉन वाई बी किसके इक्वल बन जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो रखें वैल्यूज, वाई ए अपॉन वाई बी आपको दिया हुआ है 4/3 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी दिया हुआ है 1/3 इंटू बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो देखो यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। तो अगर इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का रेशियो 1/4 है तो इसका मतलब एक्स बी कितना होगा, 1/1 + 4 दैट इज 1/5 और एक्स ए कितना होगा 4/5। तो सिंस आपसे बी पूछा है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किसके ऊपर, वेपर फेज और लिक्विड फेज को रिलेट करने के ऊपर। मेरी बात मानो, ये क्वेश्चन इतने ही सिंपल होते हैं, बस डेटा बदलता जाएगा। तो आज क्या करते हैं, आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके ऊपर कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इसके ऊपर बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं वो सीखेंगे। आपको क्या करना है, आपको जो साथ में डीपीपी मिली हुई है इस लेक्चर के बाद, उस डीपीपी को आपको सॉल्व करना है। हम उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और आगे बढ़ते हैं।